हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं सब बहुत ही बढ़िया होंगे और परीक्षा की जो तैयारी है वो भी एकदम धाकड़ तरीके से कर रहे होंगे, है ना। तो आज बच्चे हम यहाँ पे देखने वाले हैं, मेरे पीछे आपको दिख रहा होगा कुछ पैसेज है ना। तो ये आज हम यहाँ पे देखने वाले हैं हिंदी विषय का, है ना, हिंदी सब्जेक्ट का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ना बच्चे। यहाँ पे ये पीवाईक्यू क्वेश्चंस है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, ठीक है। और आज हम यहाँ पे क्लियर करने वाले हैं क्लास 10 हिंदी का पीवाईक्यू क्वेश्चंस 2024, है ना। तो फटाफट के अंदाज में हम यहाँ पे देखते हैं बच्चे। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपका जो पहला सवाल आएगा ना, तो वो गद्यांश से आएगा, ठीक है, मतलब पैसेज आएगा, है ना, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पैसेज बोलते हैं। तो चलिए गद्यांश को यहाँ पर सबसे पहले हम क्लियर करते हैं और इससे संबंधित सारे क्वेश्चंस को यहाँ पे क्लियर करते हैं। ओके, तो सबसे पहले, है ना, यहाँ पे हम लोग क्या लिखा हुआ है, गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और प्रश्न 1 से 4 तक का सही विकल्प का चयन करना है। तो चलिए फटाफट के अंदाज में हम लोग करते हैं। स्वावलंबन का अर्थ है अपना अवलंब अर्थात आश्रय या सहारा आप बनना। पैसेज का जो पहला लाइन है, गद्यांश का जो पहला पंक्ति है बच्चे, वो कह रहा है कि स्वावलंबन, है ना, एक शब्द यहां पे लिखा हुआ है स्वावलंबन। स्वावलंबन का मतलब होता है खुद का सहारा खुद बनना, किसी दूसरे पर आश्रित ना होना, ठीक है, किसी दूसरे पे आश्रित ना होना, किसी दूसरे पे डिपेंड ना होना, मतलब अपने आप का सहारा स्वयं बनना, ठीक है, किसी दूसरे पर बोझ ना बनकर या निर्भर अर्थात आश्रित ना रहकर अपने आप पर निर्भर या आश्रित रहना। संसार में प्रावलंबी यानी दूसरों पर आश्रित हो या निर्भर रहना एक प्रकार का पाप और हीन कर्म है। कह रहे बच्चे किसी दूसरे पर बोझ ना बनकर, मतलब खुद अर्थात आश्रित ना रहकर अपने आप पर निर्भर रहना बहुत अच्छा रहता है। लेकिन जब प्रावलंबी लोग क्या करते हैं बच्चे, यहाँ पे एक शब्द है प्रावलंबी, है ना, वो क्या करते हैं, दूसरों पे आश्रित रहते हैं। किससे बच्चे, दूसरों पे आश्रित रहते हैं, दूसरे पे डिपेंड रहते हैं। तो जो लोग दूसरे पे आश्रित रहते हैं, जो लोग दूसरे पे डिपेंड रहते हैं, वो उनका क्या है बच्चे, वो एक प्रकार का पाप है और हीन कर्म है, सही कर्म नहीं है ना। आप लोग भी देखते हुए कोई कोई आत्मनिर्भर होता है, कोई कोई दूसरे पे ही एकदम डिपेंड रहता है, जो कि सही नहीं है ना। यह आदमी के बाहरी और भीतरी व्यक्तित्व को एकदम हीन और बौना बनाकर रख देने वाला हुआ करता है। कह रहे बच्चे जो दूसरे पे डिपेंड रहते हैं वो क्या होता है, आदमी को एकदम भीतरी से, मतलब अंदर से, है ना, एकदम बोला बना देता है ना, बोला बना देता है और हीन बना देता है, ठीक है। और मतलब आगे क्या लिखा हुआ है, प्राश्रित या प्रावलंबी को हमेशा आधार देने वाले को अधीन बनकर रहना पड़ता है। प्राश्रित या फिर प्रावलंबी को हमेशा दूसरों की अधीन रहना पड़ता है, दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है, दूसरों के नीचे रहना पड़ता है। और जो खुद पर निर्भर रहते हैं वो एकदम मस्त होते हैं, लेकिन जो दूसरे पर निर्भर रहते हैं वो एकदम हीन कर्म है, पाप कर्म है ना, और अंदर से आपको क्या करता है, खोखला कर देता है। ये हमारा पैसेज में लिखा गया। उनके इशारों पर नाचने की बाध्यता और विविधता रहा करती है। जो दूसरे पर निर्भर रहते हैं उसके इशारे पर आपको नाचना ही पड़ता है। उनकी अपनी इच्छा होने पर भी उसका कोई मूल्य और महत्व नहीं रहा, है ना। अगर आपको कोई इच्छा है, ठीक है, तो वो किसी भी चीज का महत्व नहीं रहा जब आप किसी दूसरे पे डिपेंड रहते हैं। जब हम किसी दूसरे पे डिपेंड रहेंगे बच्चे, तो हमारा जो इच्छा है वो क्या, उसका वैल्यू रहेगा, नहीं रहेगा। लेकिन अगर हम खुद आत्मनिर्भर है तो हम खुद का जो भी इच्छा वो कर सकते हैं, लेकिन जो दूसरे पे आत्मनिर्भर रहता है वो ऐसा नहीं कर सकते हैं। वही लिखा गया, आत्मनिर्भर व्यक्ति ही अर्थों में जान पाता है कि दुख पीड़ा क्या होता है और मान सम्मान किसे कहते हैं। मतलब बच्चे जो खुद पे डिपेंड रहते हैं, आत्मनिर्भर व्यक्ति रहते हैं, वही लोग जान पाते हैं कि मान सम्मान क्या होता है, रिस्पेक्ट कैसी चीज है, दुख पीड़ा क्या होता है। ये सारी चीजों को समझ केवल वही सकते हैं जो आत्मनिर्भर होते हैं, है ना। अगला पंक्ति हमारा, व्यक्तित्वहीन जीवन वास्तव में निरीह पशु और कीड़ों मकोड़ों से अधिक महत्व नहीं रखा करता, है ना। क्या ना बच्चे कि जो व्यक्तित्वहीन होता है ना, जो व्यक्तित्वहीन जीवन होता है वो वास्तव में एक कीड़े मकोड़े के समान होता है, ठीक है, जिसका कोई महत्व नहीं रखा जाता है ना। जिस प्रकार पशु कीड़े मकोड़े का कोई महत्व रहता है, नहीं रहता है। कहीं पे आते हैं पैर से दबा देते हैं, कहीं पे आते हैं किसी को मार देते हैं, है ना, तो मतलब उसका वैल्यू नहीं रहता है। उसी प्रकार कहा जा रहा है पंक्ति में कि जो व्यक्तित्वहीन होता है वैसे लोगों का वैल्यू नहीं रहता है। चलिए अब हम पैसेज का कुछ जो सवाल यहाँ पे निकल कर आए हैं आपके स्क्रीन पे वो देखते हैं। स्वावलंबन का क्या अर्थ है, बड़ा ही खूबसूरत सा सवाल है, बड़ा ही प्यारा सवाल है ना, बड़ा ही क्यूट सवाल है। चलिए ऑप्शन यहाँ पे, दूसरों पे आश्रित रहना, अपना सहारा स्वयं बनना, खुश नहीं रहना, तो दुख पीड़ा सहना। तो बच्चे मैंने अभी देखा, क्या देखा सर बच्चे, मैंने अभी देखा कि बच्चे खुद का सहारा खुद बनना ही सबसे बड़ा
सबसे बड़ी अच्छी चीज होती है, और स्वावलंबन का अर्थ भी वही होती है, खुद का सहारा खुद ही बनना, है ना। ऑप्शन बी इसका बच्चे बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बच्चे आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि आप लोग ना शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को देखना, वॉच करना, है ना। और आप लोग कितना सवाल सही कर पा रहे हैं मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ठीक है। मैं देखना चाहता हूं कि आपकी तैयारी एकदम धाकड़ तरीके से चल रही है या नहीं चल रही है, ठीक है। चलिए रसगुल्ले सब आगे बढ़ते हैं ना। प्रावलंबी लोग कैसे होते हैं बच्चे? प्रावलंबी लोग कैसे होते हैं सर? वो तो दूसरे पे आश्रित रहते हैं, दूसरे पे डिपेंड रहते हैं। तो ऑप्शन ये बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन आपका लिखा हुआ है, तो क्या है सब पढ़ेंगे, है ना। फर्स्ट ऑप्शन आपको आंसर मिल गया, जो दूसरे पे आश्रित रहते हैं ना। सारे का जवाब बच्चे पैसेज में गद्यांश में लिख दिया गया है, आप वहां से देख सकते हैं ना। चलिए दुख पीड़ा और मान सम्मान का महत्व कौन समझ पाता है? यहाँ पे ऑप्शन है 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पे। प्रावलंबी व्यक्ति, अभिमानी व्यक्ति, अधर्मी व्यक्ति, आत्मनिर्भर व्यक्ति। तो जैसा कि हमने गद्यांश में देखा कि क्या कह रहा है, दुख पीड़ा और मान सम्मान का महत्व वही लोग समझ पाते हैं जो आत्मनिर्भर होते हैं। तो कहां आत्मनिर्भर होता है बच्चे? ऑप्शन डी में। वही आंसर है ना, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। जी हाँ, आप लोग बिल्कुल सही जा रहे हैं। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, है ना। व्यक्तित्वहीन जीवन किनके समान होता है? व्यक्तित्वहीन जीवन किसके समान होता है बच्चे? तो कीड़े मकोड़े के समान होता है ना, कीड़े मकोड़े के समान होता है। ऑप्शन भी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखिए यहाँ पे आपका गद्यांश से सवाल खत्म हो गया। अब क्या है बच्चे? अब यहाँ पे आपका यहाँ पे काव्यांश है, मतलब कुछ पंक्तियां हैं, इससे भी रिलेटेड आपके आगे सवाल रहेगा। मैंने कहा बच्चे कि जिस तरीके से यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ना, कुछ इसी तरीके से, इसी समान, है ना, आप लोगों की परीक्षा में भी सवाल पूछे जाएंगे। तो बड़ा महत्वपूर्ण होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करना, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। क्या लिखा हुआ है? सबसे पहले इन लोगों को क्या करना है? गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ना है ना बच्चे, ध्यानपूर्वक पढ़ना है, मतलब ध्यान लगा के पढ़ना है। और सवाल जो 5 से 8 तक है उसका सही उत्तर करना है। चलिए देखते हैं। तुम भारत हम भारतीय, तुम माता हम बेटे। मतलब भारत माता को कहा जा रहा है, इसके जो कवि है वो भारत माता को बोल रहे हैं कि तुम भारत माता हो, हे माँ हम भारतीय हैं, तुम माता हो, हम आपके बेटे हैं, है ना। किसकी हिम्मत है कि तुम्हें दुष्टता दृष्टि से देखे? हे भारत माता, किसकी हिम्मत है कि आपको दुश्मन की दृष्टि से देखे? दुष्टता का मतलब होता है बच्चे दुश्मन, है ना। ओ माता तुम 1 अरब से अधिक भुजाओं वाली, ए माता आप 1 अरब से अधिक भुजाओं वाली हो, सबकी रक्षा में तुम सक्षम हो, अदम्य बलशाली, सबकी रक्षा तुम करती हो माता, बहुत बलशाली हो। भाषा वेश प्रदेश भिन्न है, फिर भी भाई भाई। यहाँ पे जो भाषा है बहुत अलग है, यहाँ पे जो वेशभूषा है बहुत अलग है, यहाँ पे जो शहर है काफी अलग है, खान पान भी बहुत अलग है, फिर भी यहाँ पे कैसा रहते हैं? भाई भाई रहते हैं। आप जानते होंगे पंजाब का वेशभूषा अलग है, हमारा झारखंड का वेशभूषा अलग है, यूपी का वेशभूषा अलग, राजस्थानी का वेशभूषा अलग है, हरियाणा का वेशभूषा अलग है, कर्नाटक का वेशभूषा अलग है, और सबका खाना व्यंजन वो भी अलग है, सबका भाषा भी अलग है। कहीं कन्नड़ बोला जा रहा है, कहीं मराठी बोला जा रहा है, कहीं हरियाणी बोला जा रहा है, कहीं पंजाबी बोला जा रहा है, कहीं हिंदी बोला जा रहा है। मतलब इतनी ज्यादा विभिन्नता होने के बाद भी क्या है, हम लोग भाई भाई है ना। भारत की साझी संस्कृति में पलते भारतवासी, भारत की जो इतनी सारी संस्कृति है, साझी संस्कृति है, हम सब भारतवासी पल रहे हैं। सुदिनों में हम एक साथ हंसते गाते सोते हैं। सुदिनों मतलब अच्छे दिनों में हम लोग एक साथ क्या करते हैं? गाते सोते हैं। लेकिन जब दूर दिन आता है, खराब दिन आता है, तो हम लोग साथ साथ जगते पौरुष होते हैं। चलिए अब इसके रिलेटेड हम लोग सवाल को देखते हैं। पहला सवाल आपका स्क्रीन पे, माँ की उपाधि किसे दी गई बच्चे? तो वो भारत माता को दी गई है ना, भारत माता को दी गई। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। धरती को मत बोलना बच्चे, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है तुम माता मतलब तुम भारत, है ना, तो यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा। ओके वेरी गुड, आप लोग बहुत अच्छे हैं, है ना। कवि ने माँ की कितनी भुजाओं वाली कहा है सर? अभी हम लोग यहाँ पे पोयम में देखे, मतलब काव्यांश में देखे, 1 अरब से अधिक भुजाओं वाली, है ना, 1 अरब से अधिक भुजाओं वाली दिख रहा है ना। तो सर यही लगा दीजिए ना, काहे उतना आप लोग दिमाग लगाएंगे, जब लिखा ही गया तो। वेरी गुड बच्चे, आप बिल्कुल सही हैं, 1 अरब से अधिक भुजाओं वाली, है ना। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं बच्चे। भारत की संस्कृति कैसी है? तो हम लोग अभी देखिए साझी संस्कृति, है ना। ऑप्शन नंबर ये इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, फर्स्ट में ऑप्शन दिया गया है, ठीक है। वेरी गुड बच्चों, आप लोगों का एकदम सही जगह पे आप लोग मतलब जा रहे हैं ना, सही, अच्छा गेस कर रहे हैं। शुद्ध हम लोग क्या करते हैं? तो सर हंसते हैं, गाते हैं, सोते हैं, मतलब इनमें से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चे, इनमें से सभी इसका सही उत्तर हो जाएगा।
कौन सा वाक्य सकर्मक क्रिया है? बच्चे सकर्मक क्रिया क्या होता है, एग्जाम में आपके पूछे जाएंगे, परीक्षा में आपके पूछे जाएंगे सकर्मक अकर्मक के बारे में। तो बच्चे सकर्मक क्रिया में क्या होता है, कर्म होता है, ठीक है। और अगर इसको ट्रिक से समझना है तो आप लोग देखना क्या का आंसर आएगा, मतलब हर सेंटेंस में क्या का आंसर आएगा, वो होता है सकर्मक क्रिया। चलिए देखते हैं। बच्चा सो रहा, बच्चा क्या सो रहा है, समझ आ रहा है? नहीं, मतलब ये अकर्मक क्रिया। कौन जा रहा है, कौन क्या जा रहा, समझ आ रहा है? नहीं जा रहा, नहीं आ रहा, ठीक है। रीता पत्र लिखती है, रीता क्या लिखती है, पत्र लिखती है। देखिए कर्म का समझ में आ रहा है, तो मतलब ये क्या हो जाएगा बच्चे, सकर्मक क्रिया हो जाएगा। बाकी ये जो तीनों है ना, ये तीनों और ये तीनों है ना, ये सारा क्या है बच्चे, ये तीनों क्या है, ये तीनों आपका अकर्मक क्रिया है। वेरी गुड बच्चे, आप लोग बिल्कुल सही है ना। चलिए जिसको इसको समझ में आ रहा होगा फटाफट वीडियो को लाइक कर दो और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दो। चलिए 10 नंबर का सवाल आपके स्क्रीन पे है ना। देश आज वर्षा होती, सही अवयव पद को चुने। बच्चे क्या लिखा हुआ है, देश है ना, आगे खाली स्थान लिखा हुआ है कि आज वर्षा होती, सही अवयव पद को चुने। तो बच्चे यहां पे आप लोगों को देख के लग रहा होगा बच्चे कि सर यहाँ पे देश, तो यहाँ पे पता चल रहा है, तो यहाँ पे देश है, ठीक है। ऑप्शन है वाह आह काश शाबाश। बच्चे जब ये सेंटेंस से आपको नहीं लग रहा कि यार कहीं इच्छा 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 का बताया जा रहा है, कामना किया जा रहा है ना, कहीं लग रहा है कि यार काश आज वर्षा होती, आपकी इच्छा है ना जो आप बोल रहे हो, काश आज वर्षा होती। तो बच्चे क्या है ये, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा बच्चे, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये अवयव पद है बच्चे, अवयव पद मतलब क्या होता है बच्चे, ये जो अवयव पद है ना, इसके सारा मतलब ग्रामर क्लासेस ना मैं ऐप में धीरे धीरे करवा रहा हूं। ये विश्व में अधिक अवयव पद है, ठीक है, विश्व में अधिक अवयव पद है, ठीक है। तो बच्चे ये बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, ठीक है। इससे रिलेटेड सवाल आपके एग्जाम में 1 या 2 पूछेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। खूब मन लगा कर पढ़ो, है ना, खूब मन लगा कर पढ़ो, यहाँ पे खाली स्थान होगा, परीक्षा में प्रथम आओ। तो बच्चे ये क्या होगा, ताकि होगा, क्या होगा बच्चे, ताकि होगा, है ना। खूब मन लगा कर पढ़ो ताकि परीक्षा में प्रथम आओ, है ना। बच्चे जब हम किसी का मतलब किसी का जब हम उद्देश्य, है ना, जब हम किसी का उद्देश्य को देखते हैं बच्चे, ये भी एक अवयव का सवाल है, ठीक है, अवयव पद का सवाल है। जब हम किसी का उद्देश्य का बात करते हैं ना, तो वो होता है बच्चे समुच्चय, है ना, समुच्चय बोधक अवयव होता है, ठीक है, समुच्चय बोधक अवयव होता है। ये भी एक अवयव का पद है। ये क्या करता है बच्चे, इस प्रकार की अवयव पद में क्या होता है ना, इस प्रकार के अवयव पद में क्या होता है बच्चे क्या होता है कि यहां पे हम लोग क्या देखते हैं, उद्देश्य देखते हैं। जब भी किसी का उद्देश्य से रिलेटेड सवाल आता है तो वो होता है बच्चे समुच्चय बोधक अवयव, ठीक है। चलिए हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, खूब मन लगा कर पढ़ो, खूब मन लगा पढ़ो ताकि परीक्षा में प्रथम आओ। क्या लग रहा है आपको, ये उद्देश्य है ना, ये कामना है ना, ये उद्देश्य है कि नहीं, गोल है कि नहीं, है समझा रहा होगा, ठीक है, वेरी गुड। जो गुणी होता है उसे सभी चाहते हैं। बच्चे ये एक तरीके का कौन सा वाक्य है, ऑप्शन है सरल मिश्र संयुक्त। तो बच्चे आप लोग को देख के लग रहा होगा सर ये मिश्र वाक्य। क्यों बच्चे, जब कोई सेंटेंस, जब कोई वाक्य किसी दूसरे वाक्य पर निर्भर होता है तो वो क्या होता है बच्चे, मिश्र वाक्य होता है। जो गुणी होता है उसे सभी चाहते हैं, उसे सभी चाहते हैं। यह वाक्य किस पे निर्भर है, इस पे निर्भर है सर, जो गुणी होता है उसे सभी चाहते हैं। तो जब ये वाक्य जो निर्भर है वो इस पे निर्भर है ना, तो जब कोई वाक्य किसी दूसरे वाक्य पे आश्रित होते हैं तो वो क्या होता है, वो होता है बच्चे मिश्र वाक्य। क्या होता है बच्चे, मिश्र वाक्य, बिल्कुल, है ना। सारे रसगुल्ले को समझ में आ रहा होगा, वेरी गुड। नवरत्न कौन सा समास है बच्चे, तो नवरत्न सर ये तो द्विगु समास है। फटाफट आंसर करते हैं ना, क्या फालतू का टाइम पास करेंगे, है ना, फटाफट आंसर करते हैं। क्या है बच्चे, क्या होगा बच्चे, इसका राइट आंसर द्विगु समास होगा, है ना, द्विगु समास हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि बच्चे जब हम यहाँ पे ना संख्यावाचक की बात करेंगे जैसे कि चौराहा, नवरत्न, तो वो क्या होता है, द्विगु समास होता है, वेरी गुड, है ना। क्या होता है बच्चे, द्विगु समास होता है, वेरी गुड। उम्मीद है आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, राम से पढ़ा नहीं जाता, है ना, राम से पढ़ा नहीं जाता, कौन सा समास है, क्या नहीं राम, कौन सा वाच्य है ना, कौन सा वाच्य है बच्चे। वाच्य से सवाल आप लोगों को जरूर पूछेगा। वाच्य 3 प्रकार के होते हैं, कृतवाच्य, क्रमवाच्य, है ना, कृतवाच्य, क्रमवाच्य और भाववाच्य, है ना। तो बच्चे यहां पे आपको लग रहा होगा ना कि यहाँ पे बच्चे आप लोग को लग रहा होगा कि सर ये भाववाच्य है। क्यों सर भाववाच्य, बच्चे आप लोग को यहाँ पे दिख रहा होगा, राम से पढ़ा नहीं जाता, है ना, राम से पढ़ा नहीं जाता, इस प्रकार का वाक्य क्या होता है बच्चे, तो वो भाववाच्य होता है। राम से पढ़ा नहीं जाता, है ना, क्या है बच्चे, राम से पढ़ा नहीं जाता,
तो ये क्या हो जाएगा, भाववाच्य हो जाएगा। वेरी गुड। अगला सवाल है, चले यहाँ पे हमारा काव्यांश आ गया, ठीक है, काव्यांश को हम यहाँ पे करते हैं, ठीक है, वेरी गुड। चलिए काव्यांश को देखते हैं। सबसे पहले क्या लिखा हुआ काव्यांश में बच्चे, काव्यांश में यहाँ पे लिखा हुआ है, सबसे पहले आपका पहला पंक्ति है, काशी संस्कृति की पाठशाला है, शास्त्रों में आनंद कारण के नाम से प्रतिष्ठित काशी में कलाधर हनुमान व नृत्य विश्वनाथ है। तो बच्चे काव्यांश है मतलब कुछ कविता है ना। चलिए देखते क्या लिखा हुआ है। सबसे पहला पंक्ति क्या है बच्चे, सबसे पहला पंक्ति क्या है, आप लोग ध्यान से देखो इस चीज को, क्या है कि काशी संस्कृति के पाठशाला है। काशी एक जगह का नाम है जो क्या बच्चे, संस्कृति की पाठशाला है ना, संस्कृति से भरा हुआ है। शास्त्रों में आनंद कारण के नाम से प्रतिष्ठित काशी में कलाधर हनुमान व नृत्य विश्वनाथ है। बच्चे आनंद कारण का मतलब क्या है बच्चे, मतलब आनंद का बगीचा है ना, आनंद का क्या था, बगीचा। अब सर आनंद का बगीचा क्या होता है, आनंद का जो मतलब बच्चे, मतलब कि वहां पे ना मतलब सभ्यता संस्कृति भी है और आनंद भी है। कैसे बच्चे, वहां पे क्या है, हनुमान और नृत्य विश्वनाथ मौजूद है, ठीक है, ये सब वहां पे प्रतिष्ठित मौजूद है, ये सब प्रसिद्ध चीजें वहां पे है। काशी में बिस्मिल्लाह खान है, काशी में कौन है, बिस्मिल्लाह खान है, उनका जन्म भी काशी में हुआ था, ठीक है, ओके, उनका जन्म भी क्या था बच्चे, बिस्मिल्लाह खान में, बिस्मिल्लाह खान का जन्म कहाँ हुआ था, तो काशी में हुआ था। काशी में हजारों सालों का इतिहास है बच्चे, काशी में क्या है, हजारों सालों का इतिहास है, बहुत ही पुरानी शहर है बच्चे, है ना, आज से शहर जिसमें पंडित कंटी महाराज है, विद्याधारी है, बड़े रामदास जी है, मौजुद्दीन खान है, इन रसिकों से अपकृत होने वाला अपार जन समूह है बच्चे। वहां पे बड़े प्रसिद्ध लोग हैं, कौन कौन प्रसिद्ध लोग हैं, तो बिस्मिल्लाह खान तो है ही, उनके साथ कौन कौन बच्चे, तो उसमें पंडित कंटी महाराज भी है, विद्याधारी है, बड़े रामदास भी है, ये सब क्या बच्चे, बड़े ही प्रसिद्ध लोग हैं, और मौजुद्दीन खान है, ये सब क्या है बच्चे, बड़े ही फेमस लोग हैं। और बच्चे इन रसिकों से अपकृत्य होने वाला अपार जन समूह है, और इन प्रसिद्धों का जो फैंस होता है, मतलब क्या होता है बच्चे, इनका जो मतलब इनको जो प्यार देने वाले होते हैं, है ना, मतलब इनके जो फैंस होते हैं, है ना, इनके सपोर्ट करने वाले जो होते हैं, अपार जनसमूह है, मतलब बहुत ज्यादा वहां पे लोग मौजूद है। क्या बच्चे, बहुत ज्यादा वहां पे लोग मौजूद है, ठीक है, वेरी गुड, है ना, वेरी गुड, समझ में आ गया बच्चे आप लोग सभी को, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से लिया गया है, लखनवी अंदाज, नेताजी चश्मा, नौबत खाने में इबादत, बादलों की बात। तो बच्चे ये प्रस्तुत जो गद्यांश यहाँ पे है वो किससे लिया गया है, तो नौबत खाने की इबादत से लिया गया है, या जो आपका चैप्टर है नौबत खाने में इबादत, उससे लिया गया है। वेरी गुड। प्रस्तुत गद्यांश के लेखक का नाम क्या बच्चे, तो प्रस्तुत गद्यांश के लेखक का नाम क्या है, तो वो है अतीन्द्र मिश्र। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नौबत खाने में इबादत चैप्टर है और उसके लेखक का नाम क्या है, अतीन्द्र मिश्र, ठीक है। चलिए समझ आ रहा होगा। काशी को किसकी पाठशाला कहा गया, आस्था की, संस्कृति की, परंपरा की, संस्कार का, तो बच्चे संस्कृति की पाठशाला कहा गया। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, जैसा कि हम लोग यहाँ पे देखे, तो देख देख कैंसर लिखना देखो, तो काशी संस्कृति की पाठशाला है ना, समझ आ रहा है, वेरी गुड। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं बच्चे, क्या लिखा हुआ है, काशी किस नाम से प्रतिष्ठित है, तो बच्चे किस नाम प्रतिष्ठित है, तो आनंद कारण है ना, आनंद कारण नाम से प्रतिष्ठित है, सब वहां पे आपके गद्यांश में लिखा गया, ओके, वेरी गुड। अब हमारा काव्यांश आ जाता है, चलिए इसको भी हम लोग करते हैं फटाफट के अंदाज में। गायक के चट्टान जैसे भारी भरकम स्वर का साथ देती वह आवाज सुंदर कमजोर कांपती हुई थी। गायक के चट्टान जैसे भारी भरकम मतलब क्या होता है बच्चे, बुलंद आवाज। गायक क्या होता है बच्चे, बुलंद आवाज होता है, बड़ा ही अच्छा आवाज होता है ना, तो उसके भारी भरकम आवाज को क्या होता है, सुंदर कमजोर कांपती हुई थी, मतलब क्या, उसका साथ देने वाला है ना, उनके पीछे पीछे जो साथ देने वाला धीरे धीरे बोलते रहते, तो आवाज कांप रहा है ना। जैसे देखो कोई गाना गा रहा है तो उसके पीछे पीछे तो 4 लोग गाते रहते हैं, तो ये कह रहा है बच्चे, जो भारी भरकम आवाज बोल रहा है उनके पीछे से साथ देने वाला जो आवाज है वो कमजोर कांपती हुई है ना। यह मुख्य गायक का छोटा भाई है, ठीक है, उनका शिष्य पैदल चलकर सीखने वाला दूर का कोई रिश्तेदार है, लगता है कि उनका कोई चेला है या रिश्तेदार है ना, जो रास्ते में सीखा है ऐसा करके, ठीक है, या फिर दूर का कोई रिश्तेदार है। मतलब कह रहा बच्चे कि यहाँ पे एक गायक होते हैं जो बहुत ही बुलंद आवाज के साथ गाते हैं, लेकिन जो उनका साथ देता है लगता है कि उनका आवाज थोड़ा कांपा हुआ है, और क्या लगता है बच्चे, लगता ये है कि जो वो पीछे से जो गा रहे हैं ना, लगता है उनका चेला है क्या यार, बड़ा मस्त गा रहे हैं, और या फिर कोई रिश्तेदार है ना, दूर का कोई रिश्तेदार है, ठीक है, समझ आ रहा है। प्रस्तुत काव्यांश किस पाठ से लिया गया है, तो बच्चे किस पाठ से लिया गया है, यहाँ पे ऑप्शन है संगतकार, फसल, कन्यादान, उत्साह, तो बच्चे संगतकार के पाठ से लिया गया, ऑप्शन ये इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा।
इस काव्यांश से कवि कौन बच्चे? ऋतुराज, मंगलेश डबराल, नागार्जुन, गिरजा कुमार माथुर। तो बच्चे इस काव्यांश के कवि का नाम क्या बच्चे? मंगलेश डबराल। बच्चे मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि आप लोग ना बच्चे मतलब कि मेहनत करना शुरू कर दो। सर कैसा मेहनत? सारी चीजों को पढ़ना शुरू करो, और खासकर सभी सब्जेक्ट में हिंदी और इंग्लिश, है ना, सारे सब्जेक्ट तो है ही, लेकिन हिंदी और इंग्लिश में आप लोग क्या करना, ऑथर का नाम, है ना, लेखक का नाम, कवि का नाम, दोनों सब्जेक्ट में पॉइंट का नाम, उन सारी चीजों को याद कर लो, ठीक है? क्योंकि यहाँ से सवाल बच्चे पूछ रहे थे। अब लोग हम लोग अभी तक कितना देख लिए? 2-3 सवाल पूछ दिया ना, तो बच्चे क्यों फालतू में नंबर कटवाना यार, याद कर लो, है ना। मुख्य गायक की आवाज कैसे थे बच्चे? तो चट्टान जैसे भारे थे, ठीक है, चट्टान जैसे वो भारे थी। ओके, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इस संगीतकार का मुख्य गायक कौन होता है बच्चे? तो छोटा भाई हो सकता है, जो कि कहा गया, स्थिर से भी हो सकता है, दुर्ग को रिश्तेदार, मतलब इनमें से सभी, है ना, इनमें से सभी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दुर्ग कोई रिश्तेदार हो सकता है, जैसे कि कहा गया है, ठीक है। चलिए अब अगला सवाल यहाँ पे आपका लिटरेचर से सवाल है। सर लिटरेचर मतलब समझते आपके बुक से सवाल है, ठीक है। चलिए फटाफट सारे सवालों करते हैं। अकेले सफर का वक्त काटने के लिए नवाब साहब ने क्या खरीदा था? तो बच्चे अकेले सफर वक्त काटने के लिए नवाब साहब ने क्या खरीदा था? तो वो खीरा खरीदा था। सर ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बच्चे आप लोगों को पता होगा लखनवी अंदाज, है ना, लखनवी अंदाज चैप्टर से एक सवाल लिया गया है, जिसके लेखक का नाम आप लोगों को कमेंट बॉक्स बताना है। लेखक का नाम आप लोगों को कमेंट बॉक्स बताना है, ठीक है। लखनवी अंदाज इसका चैप्टर का नाम है, मैंने आपको इतना बता दिया, ठीक है। वेरी गुड। लेखिका और उनके पिता के बीच टकराव क्या करना था बच्चे? तो क्या बच्चे? विचारों की भिन्नता थी। उसके बेटी जो थी ना लेखिका, और उसके जो पापा थे, है ना, दोनों में क्या था बच्चे? विचार थोड़ा सा अलग था, है ना, विचार अलग था। फादर बोल की चिंता हिंदी को किस रूप में देखती थी बच्चे? तो राष्ट्रभाषा के रूप में देखती थी, ठीक है, फादर बोल की चिंता, है ना। वेरी गुड। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगले सवाल आपके स्क्रीन पे, कन्यादान कविता में किसका दुख है? बच्चे ये चैप्टर आपके मतलब सिलेबस से कट चुका है, फिर भी हम लोग यहाँ पे माँ करते हैं, ठीक है, माँ से संबंधित है, ठीक है। वेरी गुड। परशुराम के क्रोध को किसने शांत का प्रयास किया बच्चे? तो ये आपका श्री राम ने, है ना। राम क्या बोलते हैं कि शांत हो जाइए, है ना। परशुराम को बोलते हैं कि शांत हो जाइए, धनुष तो आपकी किसी मतलब शिष्य ने ही तोड़े होंगे, है ना, मतलब आपके चेले नहीं तोड़े होंगे, है ना। कौन बोलते हैं? राम बोलते हैं। मतलब इस तरह से बोल के उनको शांत कर रहे होते हैं, क्योंकि बच्चे जब धनुष टूट जाता है ना तो बड़े गुस्से रहते हैं। कौन? परशुराम, है ना। सारी चीजों को हमने क्रैश कोर्स में क्लियर करवा दिया है, तो आप लोग वहां जाके देख सकते हैं। भोला भोलानाथ तो उसके साथियों को द्वारा बिल में पानी डालने से क्या निकल गया बच्चे? जब भोला और भोलानाथ जो थे और उसके जो साथी थे, फ्रेंड्स थे, है ना, तो उसके जब बिल में डालते ना तो क्या निकल बच्चे? सांप निकल गया था। क्या निकल गया था? सांप निकल गया था। बिल में ना पानी डाल रहे थे और पूरी पानी उछल रहे हैं, तो क्या निकल गया था बच्चे? सांप निकल गया था। आप लोगों को कमेंट करके बताना है, ये तो चैप्टर माता का आंचल है, तो इसका भोलानाथ का असली नाम क्या था? आप लोगों को कमेंट करके बताना है भोलानाथ का असली नाम क्या था। चलिए बताइए, सारे बच्चे बताइए। 29 नंबर सवाल, जॉर्ज वाशिंगटन की लाट, है ना, लाट यहाँ पे होगा, कहाँ स्थित है? तो दिल्ली में स्थित है। ये भी चैप्टर आपके सिलेबस से कट गया, फिर भी हम बता दिए, दिल्ली में, है ना। अगला सवाल है, कटाव को हिंदुस्तान का क्या कहा जाता है बच्चे? तो कटाव को हिंदुस्तान क्या कहता है? स्विट्जरलैंड कहा जाता है ना, स्विट्जरलैंड कहा जाता है कटाव को। चलिए हमारा 30 क्वेश्चन यहाँ पे बच्चे, 30 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया। अब आप लोग का काम क्या बच्चे कि क्रैश कोर्स के बारे में आप लोग भी थोड़ा सा जान लो, है ना। क्रैश कोर्स में क्लासेस कंटिन्यू चल रही है, तो क्रैश कोर्स में जुड़ना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि क्रैश कोर्स बच्चे आपके एग्जाम के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण रहने वाला है, ठीक है। तो क्रैश कोर्स के बारे में आप लोग तो सब लोग जानते ही होंगे, क्रैश कोर्स में लगातार क्लास चल रही है, तो वहां पे आप लोग जुड़कर अपने रिजल्ट को बहुत ही अच्छा कर सकते हैं। फिर बच्चे मिलते हैं किसी नए सेशन में, है ना। तब तक थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, है ना। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं बहुत ही कम फीस रखा गया है, जो कि आपके सारे सिलेबस को कवर धीरे धीरे किया जा रहा है। सभी चैप्टर वाइज क्वेश्चन हो रहे हैं, सब कुछ यहाँ पे मतलब मिल रहा है धीरे धीरे, ठीक है। तो आप लोग जुड़ सकते हैं, हमारा हेल्पलाइन नंबर आपको दिख रहा होगा, इस नंबर पे कॉल कीजिए और फटाफट जुड़ जाइए, ठीक है। मिलते हैं बच्चे किसी नए सेशन पे। थैंक यू सो मच आपको यहाँ तक जुड़ने के लिए, है ना। और इसी सपोर्ट बनाए रखिए। अगर बच्चे आप लोगों का मजा आ गया होगा तो एक काम करना, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा, है ना, ज्यादा क्या आप लोग शेयर कर दो, फटाफट एकदम दबा के शेयर करो, एकदम कूट के शेयर करो, ओके। ठीक है, थैंक यू सो मच। मिलते हैं किस नए सेशन पे, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, हेलो, है ना। चलिए।